स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ समास। समास मैंने आपसे कहा था कि समास की आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। जैसा कि आजकल आप लोग चाहते हो कि मैम जल्दी से हमारा रिवीजन हो जाए, इस तरह से बनाएं, तो वैसी ही चीज मैंने आज आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे समास की। तो समास यानी समास हमारा कितना होता है, जब हम हिंदी में बात करेंगे तो कुल संख्या हमारे समास की 6 होती है। ठीक है, जब अगर आपसे कभी कोई पूछे कि समास की कुल संख्या कितनी है तो 6 होती है। तो 6 समास और 6 सेकंड के आधार पर ही हम यहाँ पर देखेंगे। तो जल्दी से फटाफट से बात करते हैं। हम बात करते हैं समास की। तो समास का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप यानी छोटा। तो जब हम इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। यानी समास का मतलब हो गया किसी चीज को छोटा करना। तो अब ये तो हमें पता चल गया। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम 2 या 2 से अधिक शब्द जो होते हैं उनको मिलाकर क्या करते हैं, छोटा करते हैं। अब वो जो प्रक्रिया है वही समास कहलाती है। अब ये प्रक्रिया हमारी 6 प्रकार की होती है। तो 6 प्रकार की होती है, तो उसी में हमें पहचानना होता है कि कौन सी प्रक्रिया में यानी कौन सी पंक्ति के अंदर हमारी कौन सी प्रक्रिया समास की लागू हुई है। तो ये पहचानने के लिए हम यहाँ पर ट्रिक देखने वाले हैं। तो जल्दी से हम देखेंगे। तो देखते हैं समास के प्रकार। देखो, जब भी हम समास के प्रकार की बात करते हैं तो हम प्रधानता के आधार पर समास को देखते हैं। प्रधानता मतलब इसमें पद की प्रधानता होती है। एक पहला पद प्रधान है या द्वितीय पद प्रधान है, यानी पूर्व पद प्रधान है या द्वितीय पद यानी उत्तर पद प्रधान है। तो प्रधानता के आधार पर देखते हैं। तो इस आधार पर हम समास को 4 भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन सा? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। जब हम इन्हें 4 भागों में बांटते हैं तो तत्पुरुष समास में फिर 2 उपभेद आते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो कुल संख्या कितनी हो जाती है? 6। प्रकार कितने हैं समास के? 4, क्योंकि प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। तो इनमें क्या होता है, हम जल्दी से इनकी पहचान यहाँ पर देखते हैं। तो इनकी पहचान क्या है कि जब हम अव्ययी भाव की बात करते हैं तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान। इस समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान। और क्या होता है? ये जो पूर्व पद होता है ये वाक्य में यानी ये जो शब्द होता है उसमें या तो कोई उपसर्ग होता है या तो कोई अविकारी शब्द होता है। ठीक है, जिसे हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द होता है जिसे हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम हमें तो उपसर्ग नहीं पता, हमें तो अविकारी शब्द नहीं पता। तो टेंशन मत लेना, जिस तरह से समास बता रही हूँ इसी तरह से आपको अविकारी शब्द क्या होते हैं यह भी बता दूंगी और उपसर्ग क्या होते हैं यह भी बता दूंगी। ठीक है, तो हम आगे पढ़ लेंगे उस टॉपिक में। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अव्ययी भाव समास हमारा क्या होता है? जिसका पूर्व पद प्रधान होता है और वो पूर्व पद क्या होता है? कोई उपसर्ग या अविकारी होता है। और इसकी एक पहचान और होती है, अगर हम इस समास को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है? क्रिया विशेषण के रूप में आया हुआ होता है। तो हम इससे भी उसकी पहचान कर सकते हैं कि जो वो समस्त पद होता है वो क्रिया विशेषण के रूप में काम करता है। तो ये इसकी एकदम पक्की वाली पहचान हो जाती है, एकदम पक्की वाली। फिर हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास हमारा क्या होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। अब दोनों पद प्रधान होते हैं तो दोनों पद में क्या होता है? इन दोनों पद में एक संबंध होता है। दोनों पद आपस में या तो विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, या तो होते हैं विलोम शब्द या फिर होते हैं पूरक शब्द। ठीक है, या फिर होते हैं सहचर शब्द। अब इनके बारे में जान लो थोड़ा। विलोम तो आपको पता है, जैसे लाभ का विलोम हानि, तो लाभ हानि आपस में क्या हो गए? द्वंद्व समास हो गए। पूरक शब्द की बात करेंगे। पूरक शब्द होता है जो दोनों ही आवश्यक होते हैं। जैसे दाल रोटी,
दाल और रोटी क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, यानी जब हम खाना खाते हैं तो हमें दोनों की जरूरत होती है। इसी तरह से हवा पानी, हमें जिंदा रहने के लिए दोनों की जरूरत है, हवा और पानी। तो हवा और पानी क्या हो गए, पूरक शब्द हो गए। अब बात करते हैं सहचर शब्द की। तो सहचर शब्द होते हैं जो दोनों साथ में आते हैं, जैसे काम धाम। आप कहते हो तेरे पास कुछ काम धाम नहीं है क्या, तो काम धाम, काम के साथ धाम जो शब्द आ रहा है ये इसका सहचर शब्द है। इसी तरह से कहते हैं समझ बूझ, कि कोई ये काम समझ बूझ से करना, तो समझ बूझ ये क्या हो गया, ये सहचर शब्द हो गया। तो जिन शब्दों में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, और उनमें दोनों पदों के मध्य या तो विलोम या तो पूरक या तो सहचर, ऐसा नहीं कि सभी का, दोनों तीनों में से किसी एक का संबंध आपको देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास क्या होता है, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान। अप्रधान का मतलब होता है, इसे ना हम गौण भी कह देते हैं, दोनों पद गौण होते हैं। गौण का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण, जिसका कोई महत्व ना हो, ठीक है। अप्रधान मतलब जो कोई, जिसकी प्रधानता ही नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद मतलब कोई तीसरा पद प्रधान, मतलब ये तीसरे पद की ओर इशारा करता है। हमारे दिमाग में जो फोटो बनती है, हमारे दिमाग में जो भाव उभर के आता है, वो किसी तीसरे पद की ओर जाता है। जैसे हमने कहा कि कमल नयन, तो कमल नयन कहने से ना तो कमल और ना नयन, दोनों पद हमारे अप्रधान हैं। हमारे दिमाग में फोटो जाती है कि राम या विष्णु की, ठीक है। इसी तरह से जैसे हम कहते हैं, मान लो हमने कहा महादेव, तो महादेव में हमारे दिमाग में जो फोटो है वो शिव की बनती है, ठीक है। अब इसी तरह से शब्द आता है, जैसे हमने कहा दशानन, तो दशानन कह रहे हैं, तो 10 आनन यानी 10 मुख की फोटो नहीं बन रही, हमारे दिमाग में बन रही रावण की फोटो। तो यहाँ पर ये दोनों ही पद जो हैं वो अप्रधान हो गए, लेकिन जो मुख्य हो रहा है वो तीसरा पद हो रहा है। तो जब उस जिसमें तीसरा पद निकलता है तो वो हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। और बहुव्रीहि समास के बारे में आता है कि जितने भी हमारे देवी देवताएं हैं, उन देवी देवताओं का नाम अगर हम देखें, उनके अंगों के आधार पर, उनके अस्त्रों के आधार पर, उनके कोई उन्होंने कार्य किया है उसके आधार पर, जैसे हम कहते हैं गिरिधर, तो गिरिधर मतलब गिरी को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, ठीक है। मुरलीधर कहते हैं, तो मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। तो ऐसे शब्द वो हमारे किस में आते हैं, बहुव्रीहि समास में आते हैं, ठीक है। तो ये बहुव्रीहि समास की पहचान हो गई। फिर उसके बाद हम चलते हैं, हम आते हैं तत्पुरुष समास पर। तो जब हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है इसमें, उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है तो द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है और कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तो इन दोनों में ही क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद प्रधान से हम इसके कैसे पहचान करेंगे, तो हम पहचान करते हैं कि जैसे मान लो हमने कहा रसोई घर, तो रसोई घर में हमारे दिमाग में जो फोटो उभर के आती है वो रसोई यानी खाने की आती है या घर की आती है, उस स्थान की। तो रसोई माने होता है खाना, भोजन, ठीक है। तो हमारे दिमाग में जो फोटो बनती है, जब हम कहते हैं रसोई घर, तो हमारे दिमाग में फोटो बनती है घर की, यानी उस स्थान की, उस कमरे की जिस कमरे में खाना बनता है, तो हम कहते हैं ये तो रसोई घर है, तो यानी उत्तर पद प्रधान हो गया, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लो हम कहते हैं युद्ध क्षेत्र, हमने कहा युद्ध क्षेत्र, तो हमारे दिमाग में जो फोटो बनती है वो क्षेत्र की, मैदान की बनती है ना, तो क्षेत्र उत्तर पद प्रधान हो गया। अब इसी तरह से हम कहते हैं राजकुमार, जैसे हमने कहा, तो हमारे दिमाग में राजा की फोटो नहीं बन के राजा के बेटे की फोटो बनती है कि राजकुमार कौन है, राजा का बेटा, यानी कुमार की फोटो बन रही है, तो उत्तर पद प्रधान हो रहा है। तो ये होता है हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है। अब तत्पुरुष समास की एक और पहचान है कि अगर मान लो आपको उत्तर पद प्रधान समझ में ना आए तो आप उसका समास विग्रह करिए, कि समास विग्रह मतलब उसको फैलाकर लिखिए। तो जैसे राजकुमार से आपको समझ में नहीं आया तो आप राजकुमार को तोड़कर लिखिए, क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे राजा का कुमार। तो इसमें पूर्व पद क्या हो गया, राज है ना, राजा। तो क्या होता है, उत्तर पद में पूर्व पद के तुरंत बाद कारक चिन्ह देखने को मिलता है। तो आप ये कह सकते हो कि समास विग्रह में
यानी इसका जो समास विग्रह होता है, समास विग्रह में पूर्व पद के बाद, पूर्व पद के बाद क्या मिलता है आपको? पूर्व पद के बाद कारक चिन्ह, कारक चिन्ह देखने को मिलता है। जैसे हमने कहा, अब इसी तरह से आप पहचान कर लो, जैसे रसोई घर कहा आपने, तो रसोई घर का हम अगर समास विग्रह कहेंगे तो रसोई के लिए घर, तो रसोई पूर्व पद हो गया, उसके बाद के कारक चिन्ह आ गया। ऐसे ही हमने कहा कि युद्ध क्षेत्र, तो युद्ध के लिए क्षेत्र, तो युद्ध के बाद के आ गया। तो इस तरह से पहचान कर सकते हैं, या तो उत्तर पद की पहचान कर लो कि उत्तर पद प्रधान हो गया, या फिर पूर्व पद के तुरंत बाद कारक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा समास विग्रह के अंदर, तो वो हमारा क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर द्विगु समास की। अब द्विगु समास में हमको ये बात तो पता ही है कि उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है इसका, क्योंकि ये क्या है? तत्पुरुष समास का उपभेद है। लेकिन इसमें जो पहचान होती है, इसका पूर्व पद, इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची। ठीक है, बहुत ही सरल सी और एकदम बढ़िया सी पहचान है। पूर्व पद, पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। ठीक है, अब उसके बाद, अभी इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। अब जैसे मान लो आपने कहा, आपके सामने आ गया जैसे तिराहा, तो तिराहा में तिर 3 हो गया। ठीक है, 3 राहें यानी 3 रास्ते। ऐसे पंचवटी, तो पंचवटी में पंच 5 हो गया, तो ये हमारा द्विगु समास हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लो हमने कहा नवरात्रि, तो नवरात्रि कहा तो नव का मतलब 9 हो गया, तो 9 रातें, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। तो कर्मधारय समास क्या होता है? उत्तर पद प्रधान तो होगा ही इसका, क्योंकि तत्पुरुष समास का उपभेद है, तो उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन दोनों पदों के मध्य क्या होता है? दोनों पदों के मध्य या तो उपमेय उपमान का संबंध होता है, उपमेय उपमान का संबंध, ठीक है, या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। अब आप कहेंगे कि मैम ये उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य क्या होता है? तो देखो, इनके बारे में अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, विस्तार से हम ऐसे ही किसी वीडियो में हम डिटेल चर्चा करेंगे। उपमेय उपमान होता है, उपमेय होती है मुख्य वस्तु जिसके बारे में बात हो रही होती है, और उपमान होती है वह वस्तु जिससे उसकी तुलना हो रही होती है। तो जैसे हमने कहा कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें उपमेय है मुख और इसमें उपमान है चंद्रमा। तो हम कैसे कहते हैं? चंद्रमुखी। जैसे हमने कहा चंद्रमुखी, तो हमने मुख की तुलना चंद्रमा से की है, तो चंद्रमुखी शब्द के अंदर हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? उपमेय उपमान का संबंध है। अब उसी तरह से विशेषण विशेष्य की हम बात करेंगे। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य होता है वह संज्ञा जिसकी विशेषता बताई गई है। तो जैसे हमने कहा काली गाय, तो काली गाय, तो गाय की विशेषता बताई गई है रंग कि काली गाय मतलब रंग बताया गया है गाय का, तो गाय कैसी है? काली, तो काली, और तो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, और गाय यहाँ क्या हो गई? विशेष्य। तो इसी तरह से जैसे हम शब्द बोलते हैं, जैसे हमने कहा महाकवि, ठीक है, तो महाकवि हमने जैसे बोला तो कवि की विशेषता बताई गई, कवि कैसा? महान, तो महाकवि ये हमारा शब्द हो गया। तो बात समझ में आ गई। तो महाकवि के अंदर यहाँ पे क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। तो हम इस तरह से इसकी पहचान करते हैं। तो मैं जल्दी से हमने कुछ यहाँ पे थोड़े थोड़े उदाहरण आपको बता देती हूँ सारे समास के जो अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं अव्ययीभाव समास। जैसे अब अव्ययीभाव समास में हमने कहा कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है और कोई अविकारी शब्द होता है या कोई उपसर्ग होता है। तो जैसे शब्द दिया है आजीवन, तो आजीवन में आ उपसर्ग हो गया। जैसे निर्विवाद दिया है तो इसमें निर उपसर्ग हो गया, ठीक है। प्रतिदिन दिया है तो प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग हो गया। लाजवाब शब्द है तो ला उपसर्ग हो गया। भरपेट देखो तो भरपेट यहाँ पे हमारा भर उपसर्ग हो गया और ये अव्यय शब्द है, ठीक है। और बारंबार, अब क्या होता है अव्ययीभाव समास में एक पॉइंट और होता है,
अगर शब्द की आवृत्ति होती है, ठीक है, किसी शब्द की आवृत्ति, किसी शब्द की आवृत्ति अगर होती है तो आपका वहां पर क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। जैसे उदाहरण में दिया है बारंबार, तो यानी बार बार यानी कई बार। इसी तरह से दिनों दिन, तो जैसे एक दिन के बाद दूसरा दिन, तो दिनों दिन, इस तरह से। अब इसी तरह से इसमें अगर मान लो ऐसे संख्या आ रही है कि अगर कहीं पे आ जाए एक एक, अगर ऐसे आ गया, या आ जाए दो दो, ठीक है, या तीन तीन, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव हो जाएगा, क्योंकि शब्द की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, दूसरा हमारा था द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में हमने देखा, जैसे शब्द था देवासुर, तो देवासुर शब्द में हम यहाँ पे देखते हैं कि देव अथवा असुर, तो देव और असुर क्या है, एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, अब जैसे दिया है जन्म मरण, तो जन्म और मरण दोनों एक दूसरे के क्या है, विलोम है। आग पानी, आग पानी क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के विलोम है। समझ में आ गया। लाभ हानि दोनों एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, धर्मा धर्म, कई बार हमारे छात्र इसमें पॉइंट में ना बड़े वो हो जाते हैं कि मैम ये तो जो धर्माधर्म शब्द यहाँ पे आ रहा है इसमें तो आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति नहीं हो रही, ये किससे बना है, धर्म और अधर्म से बना है। और फिर इसमें हो गई संधि, इसका आ गया है और इसका आ गया है, दोनों आ मिलकर बना दिया, आ बना दिया, तो धर्माधर्म हमें देखने को यहाँ ऐसे लग रहा है। तो कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को। ठीक है, बिल्कुल एकदम कोई उलझन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो धर्म और धर्म अथवा अधर्म। अब जैसे दिया शिव पार्वती, शिव और पार्वती दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। अब आप कहेंगे कि मैम लेकिन लिंग के आधार पर तो ये विलोम है, तो ध्यान रखिएगा लिंग के आधार पर विलोम होंगे, लेकिन अगर स्त्री और पुरुष कहीं पर आ जाएं तो दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द माने जाते हैं। जैसे माता पिता पूरक हैं, भाई बहन पूरक हैं, चाचा चाची पूरक हैं। ठीक है, शिव पार्वती पूरक हैं, राम सीता पूरक हैं। अब कभी आपकी परीक्षा में लिंग के आधार पर विलोम आए तब आप इनको विलोम में रखेंगे, नहीं तो प्रथम दृष्टि क्या है, पूरक है। ठीक है, अब ऐसे ही शब्द दिया है अन्न जल, तो अन्न और जल क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। फिर दिया है जैसे रुपया पैसा, तो रुपया पैसा क्या है, सहचर शब्द है। कहते हैं तुमने अपने साथ कुछ रुपया पैसा लिया है कि नहीं, तो ऐसे बोलते हैं ना रुपया पैसा, सहचर शब्द है तो एक साथ आते हैं। ऐसे ही घास फूस, अरे ये तुमने घर में क्या घास फूस फैला रखा है, ऐसे कहते हैं ना, तो घास फूस एक साथ आता है तो सहचर शब्द है। तो ये हमारे क्या हो गए, सब द्वंद्व समास हो गए। ठीक है, इसी तरह से आता है हमारा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में मैंने आपको बताया निशाचर, वह जो निशा में आचरण करने वाला अर्थात राक्षस। ठीक है, तीसरा पद आ रहा है। वज्र पाणी, वह जिसके पाणी यानी हाथ में वज्र है अर्थात इंद्र, तीसरा पद प्रधान हो रहा है। चक्र पाणी, वह जिसके पाणी में चक्र है अर्थात कृष्ण। ठीक है, कुसुम सर, वह जिसके कुसुम के बाण हैं अर्थात कामदेव, तीसरा पद प्रधान। ठीक है, आशुतोष, वह थोड़े में, थोड़ा मतलब आशु, आशु का मतलब थोड़ा होता है, तुष्ट होने वाला, जो थोड़े में तुष्ट होता है अर्थात शिव, शिव का दूसरा नाम है आशुतोष। ठीक है, वाग देवी, वाक, वह वाक, वाक मतलब भाषा यानी वाणी, जो वाणी की देवी है अर्थात सरस्वती, तीसरा पद प्रधान। गिरिजा, गिरि माने पर्वत यानी हिमालय, और पुत्री यानी जो पर्वत की पुत्री है अर्थात पार्वती, तो तीसरा पद आ रहा है। तो अब देखो इन सारे शब्दों में तो निशाचर, वज्रपाणी, चक्रपाणी, कुसुमसर, आशुतोष, वाग्देवी, गिरिजा, ये सारे शब्दों के अंदर कौन सा है, ये तीसरा पद निकल रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैं जो पढ़ा रही हूँ मैम थोड़ा धीरे बताओ या हमें समझ में नहीं आ रहा, तो याद रखिएगा कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। अगर आपको धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ना है तो आप लोगों को पता है कि कहाँ पढ़ना है। मेरा एप्लीकेशन है निधि एकेडमी ऐप, ठीक है, तो उस पर आप जा सकते हैं और वहाँ पे आपको विस्तार से आराम से समास 2 दिन पढ़ाती हूँ, बहुत विस्तार से धीरे धीरे आपको समझाऊंगी। तो अगर आपको लगता है तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये रिवीजन क्लास है आपकी, जल्दी से। ठीक, तो चलो देखते हैं आगे फटाफट से। अब आगे आता है उदाहरण तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास हमारा कहता है जब जिसमें मैंने आपको बताया उत्तर पद प्रधान।
तो गगन चुंबी, यहाँ कहा गगन चुंबी, तो उत्तर पद यानी गगन को चूमने वाला, तो आप समास विग्रह में देख लो, को कारक चिन्ह आया है गगन के बाद। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, उत्तर पद प्रधान है, तो पूर्व पद के बाद कारक चिन्ह भी दिख रहा है यहाँ पर। रसोई घर, रसोई के बाद कारक चिन्ह दिख रहा है, ठीक है। रोग पीड़ित, रोग से जो है पीड़ित, उत्तर पद प्रधान है, तो आपको रोग के बाद से कारक चिन्ह दिख रहा है। गुरु दक्षिणा, दक्षिणा इसमें उत्तर पद है, ये प्रधान है, तो गुरु के बाद के कारक चिन्ह भी दिख रहा है। बलहीन, बल से हीन, तो पूर्व पद के बाद कारक चिन्ह दिख रहा है आपको। मुख दर्शन, उद्देश्य क्या है, दर्शन करना, यानी उत्तर पद प्रधान है, तो क्या हो गया, मुख के बाद के कारक चिन्ह भी दिख रहा है, मुख दर्शन, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या हो गया, तत्पुरुष समास। अब ये चीज नहीं करना है अपने दिमाग में कभी के आप पढ़ते थे द्विगु समास या द्वंद्व समास के योजक चिन्ह जहां लग गया वहां पे हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगला देखो, द्विगु समास की बात करेंगे। द्विगु समास में पूर्व पद आपका संख्यावाची होना चाहिए। पंचवटी में पंच, पांच, पूर्व पद संख्यावाची। द्वेदी, दो वेदों को जानने वाला, द्वे, दो। नवग्रह, नव, नौ। त्रिकाल, त्र माने तीन। एकांकी मतलब एक। नवरत्न, नौ, ठीक है। इस तरह से शब्द आ गए, तो पूर्व पद हमारा क्या हो गया, संख्यावाची हो गया, ठीक है। विस्तार से पढ़ने के लिए आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको आराम से और चीजें डिटेल में बताई जाएंगी और भी ज्यादा आपको वहां पर उदाहरण मिलेंगे। आगे देखो, कर्मधारय समास दिया है यहाँ पर। कर्मधारय समास में हमने कहा कि उपमेय उपमान या हमारा विशेषण विशेष्य होगा। तो देखो, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, यानी क्रोध की तुलना किससे हो रही है, अग्नि से हो रही है, तो मुख्य वस्तु क्रोध और तुलना किससे हो रही है, अग्नि से। चंद्रमुख, चंद्रमुख बात कर रहे हैं, चंद्र से मुख की, यानी मुख की तुलना चंद्र से हो रही है। चरण कमल, चरण रूपी कमल, चरणों की तुलना कमल से कर रहे हैं। महाकवि, महान है जो कवि, ठीक है। नव युवक, वह युवक जो क्या है, नया है, ठीक है, विशेषता बताई जा रही है। नव गृह, गृह का मतलब होता है घर, ठीक है, तो नया है जो घर, ठीक है। अभी इससे पहले आपने देखा एक शब्द मैंने इससे पहले दिया था, नवग्रह। देखो दोनों में अंतर आता है, ये ग्रह नक्षत्र वाला है, तो इस नव का मतलब क्या हो गया, नौ, इसका नौ अर्थ हो गया, तो ये हो गया द्विगु समास। और इस नव का अर्थ क्या हो गया, नया, तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। इतना आपको डिटेल में, इतना शॉर्ट में आराम से कहीं नहीं मिलेगा जो मैंने आपको बताया है। ये कंफ्यूज करने वाले शब्द होते हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए आ जाते हैं, जैसे कि नवग्रह दे दिया और नवग्रह दे दिया। अब आप सोच रहे हैं दोनों में ये कौन सा होगा, दोनों एक ही होंगे क्या, लेकिन दोनों में अलग अलग है। ये द्विगु समास है और ये आपका कर्मधारय समास है। पहचानेंगे कैसे, तो पहचान है आपके पास। गृह मतलब घर, नव माने नया, तो घर की विशेषता बताई जा रही है, घर कैसा है, नया, तो क्या हो गया, कर्मधारय। और ग्रह नक्षत्र की बात हो रही है, नव मतलब नौ, संख्या बताई जा रही है, तो द्विगु समास हो गया। आराम से पहचान लोगे, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब आता है, अब समस्या ये होती है, आप कहते हैं मैम हमने सीख लिया, लेकिन समस्या तो वहीं की वहीं है, क्योंकि किसी समास में एक से अधिक समास होते हैं और परीक्षा में आता है, तो हम कैसे यहाँ पे निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट दी है जो समास होते हैं जिसमें एक से अधिक होता है। जैसे देखो, घनश्याम शब्द है, तो घनश्याम शब्द में एक से अधिक समास है। एक पहला है बहुब्रीहि और दूसरा है कर्मधारय। ऐसे यहाँ पे शब्द हैं कमल नयन, महादेव, नीलोत्पल, लंबोदर, रक्तलोचन। इनमें पहले है बहुब्रीहि और इनमें कर्मधारय समास भी दिया हुआ है परिभाषा के आधार पर। तो ऐसे शब्दों में आपको क्या करना है, दोनों ही समास है, टेंशन मत लेना। अब आपको क्या करना है, आपकी परीक्षा में दो तरह से प्रश्न आएगा यहाँ से। एक बार तो ये शब्द देकर आएगा और फिर पूछेगा कि बताओ इसमें कौन सा समास है। तो जब केवल शब्द दिया होगा तब आपको उसमें सबसे पहले, अगर विकल्प में दोनों हैं, बहुब्रीहि भी और कर्मधारय भी, तो सबसे पहला विकल्प चुनना है आपको बहुब्रीहि, क्योंकि अन्य पद प्रधान होता है प्रथम दृष्टि, ठीक है। और जब बहुब्रीहि विकल्प में ना हो तब आप चुनेंगे उसमें कर्मधारय। लेकिन अगर परीक्षा में आपको दे समास विग्रह,
ठीक है, क्या दे, समास विग्रह। और तब पूछे कि बताओ इसमें से कौन सा समास होगा, तो समास विग्रह के आधार पर ये दे देना कि अगर ऐसे लिखा हो वह जो घन के समान श्याम है, तो आप उत्तर देंगे कि बहुव्रीहि। और अगर ऐसे लिखा हो कि घन के समान है जो श्याम, तो आपको देना होगा कर्मधारय। ठीक है, तो आपको समास विग्रह पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आजकल, हालांकि अगर ये देखा जाए तो बहुत बकवास तरीका है ये, मेरे दृष्टिकोण से पूछोगे तो बड़ा ही बकवास तरीका है, लेकिन आजकल आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ रहा है। आपकी परीक्षा में प्रश्न आया महादेव के लिए विकल्प, आपने देखा भी होगा, दिया था कि महान है जो देव, ये बताना है कौन सा समास होगा, और विकल्प आपको दे रखा है कि उसमें कर्मधारय होगा, जबकि महादेव अर्थात शिव पद निकलता है। तो अब क्योंकि उसमें समास विग्रह से पूछा हुआ है तो उसने उत्तर उसमें कर्मधारय दे दिया। तो अभी इस तरह का प्रश्न अगर वो देगा तो आपको हमेशा स्मार्ट तरीका अपनाना है। वह जो देवों में महान है, ऐसे लिखा हो तो बहुव्रीहि लगा देना, महान है जो देव ऐसे दिया हो तो कर्मधारय लगा देना। ठीक है, तो इस तरह से आपका सही हो जाएगा। तो ये दोनों में आता है। अब इसी तरह से द्विगु समास के साथ भी यहाँ पे आपका आता है बहुव्रीहि समास, जैसे त्रिलोचन, दशानन, पंचानन, चतुरानन, षडानन, अष्टभुज, चतुर्भुज, ये आपके हो गए बहुव्रीहि समास। और इनमें क्योंकि पूर्व पद जो है वो संख्यावाची है तो ये द्विगु समास भी है। तो फिर यही ध्यान रखना इसमें भी, अगर केवल शब्द दिया होगा तो पहले बहुव्रीहि लगाना है, अगर विकल्प में बहुव्रीहि नहीं है तो द्विगु लगाना है। अगर उसने पूछा समास विग्रह से तो फिर जैसे समास विग्रह दिया है, अगर समाहार और समूह करके दे देगा उसके साथ तो आपको लगाना है द्विगु, और अगर ऐसे लेगा कि वह जो ये है वह जो ये है तो फिर वो आपका बहुव्रीहि होगा। तो इस तरह से आप लोगों को जो ये डाउट होता है समास में वो भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब आप लोगों को ये अगर पीडीएफ चाहिए, अगर आपके दिमाग में होगा कि मैम हमें ये पीडीएफ भी दे दो, जो भी आपने दिया हमारा भी शॉर्ट बन जाएगा, तो ये पीडीएफ आप कहाँ पे लेंगे मैं आपको बता देती हूँ। ये पीडीएफ आपको मिलेगी, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा निधि एकेडमी। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, निधि एकेडमी आप डालेंगे, ठीक है, नया वाला है हमारा है, ये अब नया है, ठीक है। उसमें आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा ये शुरुआत में, तो यहाँ पे होगा सामान्य हिंदी कंप्लीट बैच, ये ग्रीन वाला, ठीक है। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये निधि एकेडमी वाला यूट्यूब, ठीक है। 2 यूट्यूब है, एक आपकी शब्दावली वाला है और एक निधि एकेडमी वाला, जिसपे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये खुल जाएगा ऑप्शन, जिसमें आपको आपकी जो क्लासेस चल रही हैं सबकी तरह, जैसे मान लो आपकी जो मैं जब लाइव देती हूँ तो लाइव में आपकी जो क्लासेस होती हैं तो उनके पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे, फिर जो आपका अभ्यास सेट करा रहे हैं वो आपका यहाँ मिल जाएगा, और हिंदी व्याकरण शॉर्ट ट्रिक इस वाले ऑप्शन में आपको ये मिल जाएंगी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो नोट्स पे जाना और नोट्स पे आपको ये आपको मिल जाएगी समास के नाम से, ठीक है, समास की शॉर्ट ट्रिक के नाम से ये वीडियो मतलब जो ये क्लिपिंग है आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। और जो छात्र आप में से लेना चाहते हैं क्लास, तो आपकी मर्जी है, अगर आपको कंप्लीट बैच लेना है कंप्लीट बैच लीजिए, लाइव क्लास लेनी है तो लाइव क्लास लीजिए। जल्दी ही नया बैच भी आ रहा है एक, जो सुबह में आपका शुरू होने वाला है 9 साढ़े 9 बजे, वो बैच आपका आ रहा है, तो आप उसे भी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो हमने जो समास यहाँ पे पढ़ा, तो समास यानी प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के और कुल संख्या हिंदी में समास की 6 होती है, और 6 समास 6 लाइन में फिनिश, खत्म, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।